हेलो एवरीवन। आज का ये जो सेशन है वो वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 के बारे में है। बट बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट आप पहले चैप्टर 1 का वीडियो देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू हैव ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो देन यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। हमने कल बात की थी कि वेल्थ क्रिएशन जब भी होता है तो उसका फायदा बहुत सारे लोगों को मिलता है। और वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा, ठीक है। जिन लोगों ने कल नोट्स नहीं लिखे हैं वो एक बार नोट, अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठे हैं, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, नोट लिखना शुरू कीजिए। नोट्स आप कैसे लिखेंगे? सी कुछ कुछ चीजें होंगी कि जिसमें मैं आपको डेलिबरेटली पॉइंट आउट करूंगा कि आप अभी लिखिए एंड आई डिक्टेट। कुछ चीजें होंगी जो मैं सिर्फ बोल रहा हूं और आपको लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऑटोमेटिकली लिख लेना है। जो लोग जिन्होंने मेरा प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर अटेंड किया था, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का, वो लोग ये जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने क्लास ली थी उसमें से जीपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन एज इट इज आए थे, ठीक है। तो इसीलिए जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता हूं आपके सामने, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आई विल मेक यू राइट डेलिबरेटली। लेकिन कहीं कहीं पे मैं शायद आपको लिखवाना भूल भी जाऊं, तो आपको अपने तरीके से नोट डाउन कर लेना है। ओके ओके। सो इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेल्थ क्रिएशन, सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए, वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकता है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिया था और वो है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सो सिर्फ पहला पॉइंट लिख लीजिए, मैं डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा, पहला पॉइंट लिखिए सिर्फ, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रमोटिंग प्रो क्रोनी पॉलिसी, सॉरी, वेट वेट, दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रमोटिंग प्रो बिजनेस पॉलिसीज एंड नॉट प्रो क्रोनी पॉलिसीज। प्रमोटिंग प्रो बिजनेस पॉलिसीज एंड नॉट प्रो क्रोनी पॉलिसीज। नेक्स्ट लिखिए, गवर्नमेंट शुड विड्रॉ इट्स इंटरवेंशन government should withdraw its intervention from the places where it is hurting more than it is helping. From the places where it is hurting more than it is helping. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, allowing private sector, allowing private sector and furthering efficiency in allocation of resources. Allowing private sector and furthering efficiency in allocation of resources.
नेक्स्ट पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सी लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया, अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर एंड फर्दरिंग efficiency in allocation of resources. नेक्स्ट पॉइंट है ease of doing business, ease of doing business through nut and bolt approach, ease of doing business through nut and bolt approach, nut and bolt approach. अब नट एंड बोल्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, वहां पे साइड में लिख लीजिए, नट एंड बोल्ट के साइड में, क्रिएटिंग फीडबैक लूप्स, क्रिएटिंग फीडबैक लूप्स। फीडबैक लूप का मतलब क्या होता है, वी विल इंप्लीमेंट अ पॉलिसी, वी विल टेक द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट एंड विल मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीडबैक। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पॉलिसी क्रिएट की एंड उसको क्रिएट करके छोड़ दिया, नहीं, पॉलिसी क्रिएट कीजिए, मार्केट से फीडबैक लीजिए एंड देन अपनी पॉलिसीज को रिवाइज कीजिए। दैट इज व्हाट फीडबैक लूप मींस। ठीक है, सो नट एंड बोल्ट अप्रोच का मतलब होता है क्रिएटिंग फीडबैक लूप्स, नो प्रियंका वी कैन नॉट से ट्रायल एंड एरर, ऐसा इसलिए है, मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, अभी अपने डाउट्स को रिजर्व रखिए। हाँ, सो नट एंड बोल्ट अप्रोच का मतलब होता है क्रिएटिंग फीडबैक लूप्स, मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स टू क्रिएट वेल्थ, ठीक है ना, उसके अंदर हम वेरियस पॉइंट्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग सेक्टर proportionate to size of the economy, developing India's banking sector proportionate to size of the economy, proportionate to size of the economy. Next point, resolve financial fragility of NBFC sector, resolve financial fragility of NBFC sector, of NBFC sector. Next point, privatization, privatization for wealth creation, privatization for wealth creation. फिर आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके एक नोट लिखिए, फॉर वेल्थ क्रिएशन, फॉर वेल्थ क्रिएशन
invisible hand of market, invisible hand of market should be supported by invisible hand of market should be supported by hand of trust of government, hand of trust of government. So मतलब इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट प्लस हैंड ऑफ ट्रस्ट जो गवर्नमेंट का होता है, ये दोनों मिलके वेल्थ क्रिएशन करेंगे. मैंने कल डिस्कस किया था कि हम लोग जो है वो बाइनरी सिस्टम देखते हैं कि भाई अगर जीरो है तो वन नहीं है, वन है तो जीरो नहीं है, या फिर अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में देखें तो कैपिटलिज्म है तो सोशलिज्म नहीं हो सकता है, या सोशलिज्म है तो कैपिटलिज्म नहीं हो सकता है. अगर मार्केट का रोल ज्यादा है तो गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है तो मार्केट का रोल नहीं होना चाहिए. ये सब हमें नहीं देखना है. हमें ये देखना है जो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए मार्केट शुड बी ग्रांटेड अ प्रायोरिटी. मार्केट को हमें एनेबल करना पड़ेगा कि वो अपने चॉइसेस, वो अपने डिसीजंस खुद ले सके. गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को सिर्फ मार्केट को सपोर्ट करना है. ठीक है. सो हैंड ऑफ ट्रस्ट. कल मैंने हैंड ऑफ ट्रस्ट के बारे में आपको एक चीज बताई थी, जो फिलॉसफी है हैंड ऑफ ट्रस्ट की. कौटिल्य या चाणक्य, आप जो नाम से उनको जानते हैं, कौटिल्य या चाणक्य, कन्फ्यूशियस, इन दोनों की फिलॉसफी, और एरिस्टोटल, इन तीनों की फिलॉसफी सिमिलर फिलॉसफी है. ये तीनों बिलीव करते हैं कि गुड लॉ मेक्स गुड सिटीजन. ठीक है. अगर लॉ अच्छे होंगे किसी भी इकोनॉमी में या सोसाइटी में या पॉलिटी में, तो सिटीजन्स अपने आप अच्छे हो जाते हैं. ठीक है. तो उसको आपको इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखना है. आप इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ये बात याद रखिए कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी होंगी तो लोग बाग भी अच्छे से काम करेंगे. सो व्हाट इज दैट ट्रस्ट? ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, इस ट्रस्ट फैक्टर का मतलब है गुड लॉस. गवर्नमेंट शुड बिलीव इट्स पीपल, है ना. और दूसरी साइड मैंने आपको बताया था कि मैकियावेलियन फिलॉसफी है. मैकियावेली की फिलॉसफी क्या है कि हार्ड हैंडेड अप्रोच जरूरी है. अगर आपको अपनी बात मनवानी है, आप कौन है, गवर्नमेंट या किंग? अगर गवर्नमेंट या किंग को अपनी बात मनवानी है तो हार्ड हैंडेड अप्रोच चाहिए. दैट इज अ मैकियावेलियन व्यू, जो ऑपोजिट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कन्फ्यूशियस ऑफ चाइना, एरिस्टोटल एंड कौटिल्य. इन तीनों की फिलॉसफी से ऑपोजिट व्यू होल्ड करता है मैकियावेली. ठीक है. तो ये आपको सेग्रीगेशन याद रखना है. आप अपने लैंग्वेज में नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, कि मैकियावेली का व्यू अलग है और एरिस्टोटल, कन्फ्यूशियस एंड कौटिल्य का व्यू अलग है. आगे उसके लिए एक बॉक्स आएगा, तब मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा उसके बारे में. फिर नेक्स्ट आपको नोट डाउन करना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? सबसे पहले आप उसका नाम लिखिए. उसको रिलीज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बाद बारे में आपको होमवर्क करना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहां पे एग्जिस्ट करता है, हेडक्वार्टर कहां है, कब फॉर्म हुआ था, इसके गोल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब इकोनॉमिक सर्वे में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को लेके एक चीज मेंशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर स्कोर असाइन किया जाता है अलग अलग कंट्रीज को. अगर आपका स्कोर सबसे कम है, इसका मतलब है कि करप्शन हाई है. ठीक है. यहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए, लो स्कोर हाई परसीव्ड करप्शन, और हाई स्कोर मतलब लो करप्शन. ठीक है ना. तो यहां पे 2011 के अंदर जो हमारा 2G, CWG स्कैम, कोलगेट स्कैम, ये जितने भी स्कैम आए थे 2011 के टाइम पे, सो 2011 के टाइम पे करप्शन वाज द हाईएस्ट, है ना. और उसके बाद में हमारा स्कोर बढ़ रहा है. 2018 में हमारा स्कोर हाईएस्ट है, मतलब परसेप्शन ऑफ करप्शन इज द लोएस्ट. 2018 में हमारा स्कोर हाई है और करप्शन लो है. 2011 के बाद आवर स्कोर इज राइजिंग एंड करप्शन इज डिक्लाइनिंग.
Score is rising and corruption is declining. अब ये करप्शन कम हो रहा है 2011 के बाद। इसको जस्टिफाई करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, और वो आर्ग्यूमेंट है अबाउट कनेक्टेड फर्म्स। कनेक्टेड फर्म्स क्या होती है? कनेक्टेड फर्म्स बेसिकली ऐसी फर्म्स है जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन काफी अच्छे होते हैं। इन कनेक्टेड फर्म्स का शेयर प्राइजेस ट्रैक किया जाता है। उसके लिए स्पेसिफिकली एम्बिट कैपिटल नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडेक्स डिजाइन किया है जिसको वो लोग नाम देते हैं कनेक्टेड फर्म्स इंडेक्स। जिन कंपनीज का पॉलिटिकल कनेक्शन काफी अच्छा है उनको उस बकेट में डाला जाएगा, कनेक्टेड फर्म्स। ठीक है, अब उन कनेक्टेड फर्म्स के शेयर प्राइजेस को कंपेयर किया जाता है। कनेक्टेड फर्म्स के शेयर प्राइजेस को कंपेयर किया जाता है विथ नॉर्मल फर्म्स। नॉर्मल फर्म्स कौन सी हैं? जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, सो नॉर्मल फर्म्स के लिए जो शेयर प्राइजेस का इंडेक्स है वो है बीएसई 500 इंडेक्स। बीएसई 500 इंडेक्स, ठीक है, जो 500 कंपनीज को ट्रैक करता है। मतलब मोटा मोटी ये आपको इकोनॉमी का आइडिया दे रहा है कि इकोनॉमी में जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हैं उनकी शेयर प्राइजेस बढ़ रही है या कम हो रही है। कौन सा? बीएसई 500 इंडेक्स। और जो कनेक्टेड फर्म वाला इंडेक्स है वो सिर्फ उन कंपनीज की शेयर प्राइजेस के बारे में बता रहा है जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। हाँ, तो अब यहां पे क्या मेंशन किया गया है कि 2011 से पहले कनेक्टेड फर्म्स इंडेक्स परफॉर्म्ड बेटर देन बीएसई 500 इंडेक्स। एज इट इज, ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। बिफोर 2011 connected firm index performed better than 2011 than BSE 500 index. Connected firm index performed better than BSE 500 index. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2011 से पहले जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड फर्म्स होती थी, कंपनीज होती थी, उनकी शेयर प्राइसेस ज्यादा तेजी से बढ़ती थी कंपेयर टू अदर फर्म्स जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ प्रो क्रोनी पॉलिसीज। इस स्टेटमेंट में मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया आपको, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 2011 से पहले प्रो क्रोनी पॉलिसीज एग्जिस्ट करती थी। हाँ, अब आगे लिखिए आप, आफ्टर 2011 and mainly after 2014, after 2011 and mainly after 2014, BSE 500 index performed better than BSE 500 index performed better than connected firm index. BSE 500 index performed better than connected firm index. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2014 के बाद प्रो बिजनेस पॉलिसीज बढ़ी हैं, प्रो क्रोनी पॉलिसीज कम हुई। प्रो बिजनेस पॉलिसीज बढ़ी हैं, प्रो क्रोनी पॉलिसीज कम हुई। इसके बारे में आगे जैसे जैसे आएगा हम और बात करेंगे। ठीक है, सी पहला चैप्टर जो होता है, पहला चैप्टर पूरे इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स बताता है, इसलिए मल्टीपल नई नई चीजें आती हैं। इनको हम और डिटेल में लेंगे जब रेस्पेक्टिव चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे तब। ठीक है, अब नीचे एक लाइन लिखिए, बॉक्स में एक लाइन लिखना जो लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
And that statement or that line which is important is, trust as a public good gets enhanced with greater use. Trust as a public good gets enhanced with greater use. इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी किसी कमोडिटी या किसी सर्विसेज का यूसेज देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वी ऑलवेज परसीव द क्राइटेरिया ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी. ये एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज आपको आपके सामने एक केक रख दी गई, ठीक है. अब अगर उस केक को लोग कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे नए नए लोग आकर उस केक को कंज्यूम करते हैं उस केक की साइज कम हो जाती है. दैट मीन्स हायर द यूसेज और हायर द कंजम्पशन ऑफ दैट केक, लोअर विल बी द अवेलेबल केक आफ्टर दैट. मतलब जो बाद में आएंगे लोग उनके लिए केक कम बचेगी. जितना ज्यादा यूज होगा केक कम बचेगी. ये एक्सक्लूडेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये आप नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मैच कर सकते हैं. अगर इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए, फॉर एग्जांपल कोल, अगर कोल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आप, तो इसका सीधा मतलब यह है कि उसके रिसोर्सेज कम होते जाते हैं, रिजर्व्स कम होते जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए कम बचता है. ठीक है. तो मतलब अगर आपने एंजॉय किया है ज्यादा तो शायद दूसरा कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा या कम एंजॉय कर पाएगा. ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो कंसेप्चुलाइज करती है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी को. इसका मतलब है कि अगर आप कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब ये, अगर आप ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को ट्रस्ट नहीं मिलेगा. एक्चुअली होता यह है कि अगर आप ट्रस्ट को कंज्यूम करते हैं, मतलब आप ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं, तो दूसरों को ट्रस्ट और ज्यादा मिलेगा. दैट इज द आइडिया. ठीक है. ट्रस्ट एज अ पब्लिक गुड गेट्स एनहांस्ड विद ग्रेटर यूज. मतलब जितना ज्यादा ट्रस्ट परकोलेट करेगा इकोनॉमी के अंदर या सोसाइटी के अंदर, ट्रस्ट उतना ही और बढ़ेगा. इमेजिन ट्रस्ट टू बी अ केक. जितना लोग कंज्यूम करेंगे उतना ही वो केक बढ़ेगा. ये वैसा हो गया है. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट एज अ पब्लिक गुड दैट गेट्स एनहांस्ड विद ग्रेटर यूज. अब यहां पे कौन से ट्रस्ट की बात कर रहे हैं हम? कल के लेक्चर मैंने बताया था आपको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. यहां पे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ट्रस्ट टू द इकोनॉमी. और गवर्नमेंट इकोनॉमी को ट्रस्ट कैसे प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट लोगों को ट्रस्ट कैसे प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू ट्रस्ट को बिल्डअप करेगी. व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज? पॉलिसीज विच आर प्रो बिजनेस एंड नॉट प्रो क्रोनी. प्रो बिजनेस पॉलिसीज वो होती हैं जो सबको समान अपॉर्चुनिटी देती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. दे आर नोन एज प्रो बिजनेस पॉलिसीज. और प्रो क्रोनी पॉलिसीज होती हैं जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देके इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी. एग्जाम्पल के तौर पे रॉबर्ट वाड्रा वाली जो लैंड डील है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रो क्रोनी पॉलिसीज. फिर और भी बहुत सारी है, बट अभी मैं बाकी का नाम लूंगा तो जो है वो दंगे हो जाएंगे. बट व्हाट आई वांट टू से इज कि पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि जहां पे गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो वो प्रो क्रोनी पॉलिसीज है. ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वहां पे आप नीचे कहीं पे लिख लीजिए, टू बिल्ड अप ट्रस्ट प्रो बिजनेस पॉलिसीज शुड बी एनहांस्ड and pro crony policies should be eliminated. ठीक है. pro business policies should be enhanced and pro crony policies should be eliminated. अब ये जो बॉक्स के अंदर कौटिल्य और मैकियावेली के बीच में एक लिंकेज प्रेजेंट किया गया है. अगर आप बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि कौटिल्य इज मैकियावेली ऑफ इंडिया. ठीक है.
बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि जहां पे कौटिल्य को सिमिलर बताया गया है विथ मैकियावेली ऑफ इंडिया, इट इज अ पार्शियल रीडिंग ऑफ अर्थशास्त्र. सी अर्थशास्त्र इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रीटाइज. ठीक है, वो पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में बात करता है. मैकियावेली ने भी पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में बात की. तो बस उसके आधार पे ये बोल देना कि कौटिल्य इज मैकियावेली ऑफ इंडिया, ये गलत है. ये गलत इसलिए है बिकॉज कौटिल्य की फिलोसॉफी और मैकियावेली की फिलोसॉफी में जमीन आसमान का अंतर है. पहले सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि कौटिल्य ने भी पॉलिटी की बात की है, गवर्नेंस की बात की है कि हाउ गवर्नमेंट शुड फंक्शन. मैकियावेली ने भी गवर्नमेंट की बात की है कि हाउ गवर्नमेंट शुड रन इट्स बिजनेस. डिफरेंसेस कहां पे अराइज होते हैं? डिफरेंस अराइज होते हैं द वे ऑफ वर्किंग. मैकियावेली सेज कि किंग इज ऑलवेज राइट एंड किंग शुड प्रोटेक्ट हिज किंगशिप एट एनी कॉस्ट. जो करना पड़े, अगर आपको पॉलिटिकल मर्डर करना पड़े, यू शुड डू इट. अगर आपको लोगों को जेल में डालना पड़े, यू शुड डू इट. ये मेरे वचन नहीं है, ये वचन है मैकियावेली के. ठीक है, बट चाणक्य या कौटिल्य ऐसा नहीं कहते हैं. वो ये कहते हैं कि किंग शुड वर्क ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स. ठीक है, सो कौटिल्य की फिलोसॉफी के अंदर सिटीजन्स का इंटरेस्ट इज प्रोमिनेंट. मैकियावेली की फिलोसॉफी के अंदर किंग का इंटरेस्ट इज प्रोमिनेंट. नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. अर्थशास्त्र के अंदर देयर आर सम टर्म्स यूज्ड. ठीक है, और यहां पे उन टर्म्स का मतलब भी दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो कर्सर है वहां पे देखिए, एक टर्म है वर्ता. वर्ता का मतलब है इकोनॉमिक पॉलिसी. ये अर्थशास्त्र के टर्मिनोलॉजी से. दूसरा है दंड नीति, उसका मतलब है लॉ एंड एनफोर्समेंट. तीसरा टर्म इंपॉर्टेंट है अन्वीक्षिकी, फिलोसॉफिकल एंड एथिकल फ्रेमवर्क. एंड चौथा टर्म है त्राई, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये सब क्या है? ये ब्रांचेस ऑफ गुड गवर्नेंस है, या ब्रांचेस ऑफ नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड और विच इज एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस. इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, गुड गवर्नेंस शुड हैव 4 पिलर्स. One is economic policy, that is Varta. Second one is law and enforcement, that is Dandaniti. Third one is philosophical and ethical framework, that is Anvikshiki. And चौथा है cultural context, that is Trai. ओके, आई होप आपने ये चीज नोट डाउन कर ली है. 4 pillars of good governance as per अर्थशास्त्र. ओके, ओके, लेट अस टेक 5 मिनट्स टाइम एंड डिस्कस डाउट्स. अगर किसी को डाउट्स है यहां तक तो आप मुझे बोल सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं या अपना हाथ उठा सकते हैं. विल डिस्कस योर डाउट्स. ठीक है, ओनली फॉर 5 मिनट्स. अगर बहुत लंबे डाउट हैं तो कीप इट फॉर और कीप इट पेंडिंग टिल द एंड ऑफ द लेक्चर. अगर छोटे डाउट हैं, शॉर्ट डाउट्स, तो वो हम अभी देख लेंगे. ओके, नॉन राइवल कंजम्पशन का मतलब पूछा है कुणाल लखानी ने. सी वो मैं जो एक्सक्लूडेबिलिटी का आपको एनालॉजी समझा रहा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो दूसरों के लिए वो कमोडिटी कम पड़ जाती है. तो इसको हम कहते हैं राइवल कंजम्पशन. ठीक है, इफ ए इज कंज्यूमिंग तो वो बी को नहीं मिलेगी या बी को कम मिलेगी. दैट इज राइवल कंजम्पशन. नॉन राइवल कंजम्पशन क्या होता है? नॉन राइवल कंजम्पशन का मतलब है कि अगर ए कंज्यूम करेगा तो बी के लिए वो चीज कम नहीं पड़ेगी. वो नॉन राइवल कंजम्पशन. ओके, अर्थशास्त्र पार्ट पे पहले देख लेते हैं क्या है. हाँ, ये रहा अर्थशास्त्र. ओके, 4 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस. सी पहला पिलर है वर्ता.
जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक पॉलिसी, वर्ता, VARTA, वर्ता, इकोनॉमिक पॉलिसी। दूसरा होता है दंड नीति, दैट इज लॉ एंड एनफोर्समेंट। दंड नीति, लॉ एंड एनफोर्समेंट। तीसरा होता है अन्वीक्षिकी, फिलोसॉफिकल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। अन्वीक्षिकी, फिलोसॉफिकल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। एंड चौथा होता है त्राई, TRAYI, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, एक ने डाउट पूछा है नट एंड बोल्ट अप्रोच। सी, नट एंड बोल्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है? नट एंड बोल्ट को आपने देखा होगा, अगर आप बोल्ट के अंदर नट को कस रहे हैं तो आप बेसिकली फीडबैक लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बोल्ट थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, नट ठीक से अंदर नहीं जा रहा है, तो आप उस नट को एडजस्ट करते हैं कि जिससे वो बोल्ट के अंदर आसानी से जा सके। सो दैट इज नट एंड बोल्ट अप्रोच। इट इज बोल्ट, BOLT, ठीक है। ओके, वापस से एक्सप्लेन करिए सर। कनेक्टेड फर्म इंडेक्स। सी, कनेक्टेड फर्म्स क्या होती हैं कि जो जिन फर्म्स का पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा होता है उनको हम कनेक्टेड फर्म्स कहते हैं, और उन फर्म्स की शेयर प्राइसेस को ट्रैक करता है इंडेक्स, उसको हम कहते हैं कनेक्टेड फर्म इंडेक्स। शेयर प्राइसेस को ट्रैक करता है। शेयर प्राइसेस मालूम है आप सबको? तो शेयर प्राइसेस को जो इंडेक्स ट्रैक करता है उसको हम कनेक्टेड फर्म इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन फॉर वेल्थ क्रिएशन, इसका अलग से चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब अभी आप ये समझिए कि अगर हम जो गवर्नमेंट PSUs हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को पास ऑन कर देंगे, उसकी ओनरशिप प्राइवेट को सेल कर देंगे, तो उससे वेल्थ क्रिएट होगी। अब उससे वेल्थ क्रिएट कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे, बट यहां पे इकोनॉमिक सर्वे ये आर्ग्यू कर रहा है कि जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। ओके, फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी पूछा है एक ने। फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी राहुल होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो बैंक के जितनी फाइनेंशियली साउंड नहीं है, स्टेबल नहीं है। ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं NBFC गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ, कि जिसकी वजह से NBFC का फाइनेंशियल साउंडनेस, इट इज अ वेरी रेयर अकरेंस। ऐसा बहुत कम आपको NBFC मिलेगी आज के टाइम पे कि जो आप कह सकते हैं कि सर वो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, ठीक है। तो वो होती है फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी। व्हाट इज फ्रेजाइल? फ्रेजाइल मतलब कि आसानी से टूट सकता है। सो आज के NBFC अभी ऐसे बन गए हैं कि वो आसानी से टूट सकते हैं, आसानी से कोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी। ओके, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट? सी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि गवर्नेंस अच्छी कब कही जाएगी कि जब जिस एरिया को आप गवर्न कर रहे हैं उसके कल्चर के हिसाब से आपकी पॉलिसीज हो। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कल्चर में है कि सी क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो गवर्नेंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर सी क्रॉसिंग को थोड़ा सा ध्यान से एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। कुछ रिलीजन में या कुछ कल्चर में माना जाता है कि पर्दा सिस्टम इज बेटर, तो वहां पे जब आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको केयरफुली इंप्लीमेंट करनी है कि आप उनके बिलीफ्स को मेजरली वॉयलेट ना करें, ठीक है। ऑब्वियसली अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर पर्दा सिस्टम बैड है, उसको तो वॉयलेट करना ही चाहिए या उसको खत्म करना ही चाहिए, वो सारी बातें दूसरी है। बट यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? आप जिस कल्चर को रूल कर रहे हैं, आप जिस सोसाइटी को रूल कर रहे हैं, उससे उसके कल्चर को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। दैट इज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ओके, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम उस पर्टिकुलर चैप्टर में आएंगे, ठीक है। ये बैंक जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बट विथ सम डिफरेंस। रिपीट सिमिलैरिटीज बिटवीन मैकियावेली एंड कौटिल्य।
सी मैकियावेली और कौटिल्य के बीच में सिमिलैरिटी यही है कि इन्होंने स्पाइस के नेटवर्क को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दी थी। ठीक है, स्पाइस आप समझते हैं, गुप्तचर जो कहते हैं हिंदी में। तो स्पाइस के नेटवर्क को प्रोमिनेंस इन दोनों ने इसलिए दिया था कि जो एनिमी है और इवन विद इन द कंट्री स्पाइस का नेटवर्क काफी अच्छे से प्रेवलेंट होना चाहिए, जिससे अ किंग और अ गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द हैपनिंग्स विद इन द टेरिटरी एंड विद इन द एनिमी टेरिटरी। ठीक है, तो स्पाई नेटवर्क जो एस्टेब्लिश करना है, दैट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मैकियावेली एंड कौटिल्य। एक और सिमिलैरिटी है कि इन्होंने गवर्नेंस के बारे में बताया है कि हाउ गवर्नमेंट शुड फंक्शन इटसेल्फ। तो मैकियावेली ने भी गवर्नमेंट की बात की है और गवर्नेंस की बात की है, टू बी प्रिसाइज, एंड कौटिल्य ने भी गवर्नेंस की बात की है। ठीक है, सो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मैं क्लियर हूं। हाँ सर, इस्लामिक बैंकिंग एन एग्जांपल ऑफ ट्राई, करेक्ट है। इस्लामिक बैंकिंग में वो इंटरेस्ट को लेना हराम माना जाता है, तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज उस तरीके से ही डिजाइन करनी चाहिए। करेक्ट सर। डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड एलाबोरेट, वो चैप्टर में आऊंगा, वो पूरा चैप्टर है उसको लेके। ठीक है, तो हम आराम से उसके बारे में बात करेंगे। एनबीएफसी टूट जाना मींस उसका एनपीए हो जाता है। हाँ, उसका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो पूरा एनबीएफसी कोलैप्स हो जाता है। अभी कैसा होता है कि एनबीएफसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सोर्स ऑफ फंड है और उसका एक एप्लीकेशन ऑफ फंड है। पैसा एक जगह से आता है और एक जगह पे वो लोग अपना पैसा पार्क करते हैं। पार्क कहां पे करते हैं? लोगों को लोन देके। ठीक है, तो अगर लोन दिया है वो पैसा वापस ना आए, दैट मींस एनपीए। अगर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जिन लोगों से एनबीएफसी ने पैसा लिया है उनको वापस कैसे कर पाएगी, है ना? सो दैट इज कोलैप्स ऑफ एनबीएफसी। सो यहां पे मेनली हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल कोलैप्स। ठीक है, इन प्रेजेंट ईयर विच फर्म इज मोर रिलेवेंट? विच फर्म से आपका मतलब है? आई थिंक आप वो बीएससी 500 या कनेक्टेड फर्म्स का मतलब पूछ रहे हैं आप, या उन दोनों में आप कंपैरिजन बोल रहे हैं? तो अभी तो जैसे मैंने बोल दिया है कि कनेक्टेड फर्म का रोल बहुत कम हो गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। तो अभी एज सच कोई पर्टिकुलर फर्म का रोल ज्यादा है ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, बट फिर भी इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा जब हम उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आएंगे। ओके, सो आई थिंक मैंने डाउट्स एड्रेस कर दिए हैं। और किसी को अभी तक जो डिस्कस किया उसमें डाउट है? ओके, सो लेट अस मूव अहेड। आपको डाउट सॉल्विंग के लिए भरपूर टाइम मिलेगा। ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं पे हूं, सो विल हैव लॉट ऑफ टाइम। इज रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसी अ टाइप ऑफ अ बिजनेस पॉलिसी? अक्षय महाजन, अक्षय आप रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसी आई थिंक आप माइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आप उसको कह सकते हैं रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसी को। हाँ, आप उसकी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, बट डायरेक्टली मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं। प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? प्रो बिजनेस का पॉलिसीज का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोलना चाहिए था कि सर ऑक्शनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रो बिजनेस पॉलिसीज। ऑक्शनिंग में क्या होता है? ऑक्शनिंग में हम सबको समान अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, सपोज एक कोल फील्ड है, तो कोल फील्ड को मैंने ऑक्शन के लिए रखा, तो एवरीवन कैन बिड। ठीक है, दैट इज ऑक्शनिंग। तो वो प्रो बिजनेस पॉलिसीज है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट में हूं एंड मैंने सिर्फ एक कमिटी का गठन कर लिया और मैंने उस कमिटी को बोल दिया कि ये कोल ब्लॉक आप चाहे जिसको असाइन कीजिए, दैट इज प्रो क्रोनी पॉलिसी। ओके, तो क्लासिक वो बेटर एग्जांपल है। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। अब 2011 से पहले और 2011 के बाद करप्शन में मेजर चेंज आया है। जैसे मैंने बोला, इन द प्री 2011 एरा प्रो क्रोनी पॉलिसीज वर डोमिनेंट इन द इकोनॉमी। इन पोस्ट 2011 एरा प्रो बिजनेस पॉलिसीज आर डोमिनेंट इन द इकोनॉमी। ओके, और उसी को
एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने यहां पे ये ग्राफ दिया है। ये ग्राफ बताता है प्रपोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट लोन इन इंडियन नॉन फूड क्रेडिट। सी अगर हम कॉर्पोरेट लोन का परसेंटेज देखें, टोटल जो इंडिया में क्रेडिट डिसबर्स किया है बैंक ने उसके अंदर, तो यू विल रियलाइज कि कॉर्पोरेट लोन 2007 के बाद से बढ़े हैं। कब तक बढ़े हैं? 2012-13 तक बढ़े हैं, उसके बाद में कम होना शुरू हो गए। कॉर्पोरेट लोन एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियन नॉन फूड क्रेडिट। नाउ व्हाट डज दिस सिग्निफाई? अगर इंडिया में ये नॉन फूड वाला आप जो है वो भूल जाइए, क्योंकि वो अगर आप अभी याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इमेजिन करिए कि इंडिया में टोटल लोन अभी तक बैंकों ने दिया है एक साल में 100 रुपए का, और उसमें से कॉर्पोरेट लोन का परसेंटेज या वेटेज है 60। सो दैट मीन 100 रुपए में से 60 रुपीज तो सिर्फ कंपनीज को लोन दिया है, बड़ी बड़ी कंपनीज, जहां पे एनपीए होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो इसका सीधा मतलब यह है कि लोन का जो डिसबर्समेंट है इट इज बायस्ड इन फेवर ऑफ कंपनीज एंड अगेंस्ट जनरल पब्लिक। 135 करोड़ की जनता में अगर 60% का लोन सिर्फ कंपनीज को मिला है, दैट मींस कहीं ना कहीं बायसनेस है। ओके, तो ये दिखाता है कि उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। उस टाइम पे मतलब 2012 से पहले, 11 से पहले। अब 11 मतलब ये नहीं कि 11 पे ही आपको रुक जाना है कि सर ये तो 12 दिखा रहा है, ऐसा नहीं। वो 11, 12, 13 सब एक ही टाइम पीरियड है। सो उस टाइम पीरियड से पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसमें से एक प्रॉब्लम यह है कि भाई कॉर्पोरेट को लोन ज्यादा मिलता था, जनरल पब्लिक को लोन कम मिलता था। ठीक है, ये काफी, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है। 2012-13 के बाद ये परसेंटेज गिरा है, जो अच्छी चीज है। ओके, अब आप एक हेडिंग दीजिए अपने नोट्स के अंदर। हेडिंग होगा रिलेशनशिप बिटवीन प्रो क्रोनी पॉलिसीज एंड विलफुल डिफॉल्ट। Relationship between pro-crony policies and willful default. And willful default. Relationship between pro-crony policies and willful default. Willful default. लिखिए उसके अंदर। When pro-crony policies were dominant, when pro-crony policies were dominant, banks lent, L-E-N-T, lent disproportionately higher percentage of credit to corporates.
And according to RBI, the rate of default is highest in case of larger loans. ब्रैकेट में लिखो टू कॉर्पोरेट्स. According to 2017 report of RBI, मैं फिर से रिपीट करता हूं. हमने हेडिंग दिया है रिलेशनशिप बिटवीन प्रो क्रोनी पॉलिसीज एंड विलफुल डिफॉल्ट. हमने उसके नीचे ये लिखा है कि इन द टाइम्स ऑफ प्रो क्रोनी पॉलिसीज बैंक्स लेंड डिस्प्रपोर्शनेटली higher percentage of loan to corporates, and according to RBI the rates of default were the highest in case of large loans. Full stop. आगे हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट 2017, 12 companies constituted 25% of India's total NPA. 12 companies constituted 25% of India's NPA. पैराग्राफ चेंज करके लिखो. एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट. एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट. नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब है कि ऐसे लोन्स जो बैंक ने दिए हैं और बैंक को वापस नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, बैंक आपकी इंस्टॉलमेंट अगर आप रीपे नहीं करते हैं तो बैंक के लिए वो एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट. पैराग्राफ चेंज करिए. willful default chances increases when the loan is granted to a company on the basis of its political connection instead of commercial reasons.
इंस्टेड ऑफ कमर्शियल रीजंस, फुल स्टॉप। सी ये जो मैंने डेटा बताया है आरबीआई की रिपोर्ट का, ये टोटल सारी बैंक्स को मिला के डेटा था, ठीक है, कि सिर्फ 12 कंपनीज का 25% एनपीए है इंडिया के एनपीए डेटा में। हाँ, सो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इन केस ऑफ, सो नॉट इन केस ऑफ, हमने लिखा कि विलफुल डिफॉल्ट चांसेस इंक्रीजेस when the loan is granted to a company on the basis of its political connections instead of commercial reasons, full stop। commercial reasons, वो political connection जो लिखा है ना, political connection का मतलब होता है प्रो क्रोनी पॉलिसीज, ठीक है, तो वो political connection के ब्रैकेट में आप पास में लिख लीजिए प्रो क्रोनी, पॉलिटिकल कनेक्शन के पास में लिख लीजिए आप प्रो क्रोनी, ठीक है। हाँ, अब आगे लिखिए, इट क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, इट क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, it create negative externalities just like stubble burning by farmers, just like stubble burning by farmers। stubble burning by farmers। सी यहां पे क्या बता रहे हैं ये लोग और मैंने क्या लिखवाया है, बेसिकली कोई भी एक्ट होता है जो अ पर्टिकुलर पर्सन कमिट करता है, वो आइसोलेशन में नहीं रहता है, उसके इफेक्ट्स होते हैं, और उसके इफेक्ट को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। क्या कहते हैं? एक्सटर्नैलिटी। दैट एक्सटर्नैलिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बाइक से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट आते हैं, उसकी जगह पे अगर आप साइकिल लेके आना शुरू करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा ऑब्वियसली, और एनवायरमेंट जो प्रोटेक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ यू यूजिंग द साइकिल, ठीक है। उसकी जगह पे अगर आप बहुत वो हैवी वाली बाइक यूज करें जो बहुत फ्यूल कंज्यूम करती है, तो आपकी उस बाइक यूसेज से जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो अगर आप कोई एक्ट कमिट करते हैं, उससे इफेक्ट पॉजिटिव होते हैं मार्केट पे, इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, एनवायरमेंट पे, तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और अगर उसके इफेक्ट नेगेटिव होते हैं तो उनको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। अब स्टबल बर्निंग आप सब लोग आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर्स में कि जो फार्मर क्या करते हैं कि जो उनका क्रॉप है, इमेजिन द राइस क्रॉप, जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं राइस की, तो जो बच जाता है लैंड के ऊपर कचरा जिसको आप कहते हैं, तो फार्मर उसको बर्न कर देते हैं, द रेसिड्यू ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो फार्मर उसको बर्न कर देते हैं। कि बर्न क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत आसान है, जल्दी से हो जाता है, और फार्मर को उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं लगती है। लेकिन अगर उस स्टबल को निकालने जाएंगे तो फार्मर को बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और आप सब जानते हैं फार्मिंग की हालत कैसी है। इसलिए फार्मर लोग क्या करते हैं, उस स्टबल को बर्न कर देते हैं। स्टबल मतलब रेसिड्यू। उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है एनवायरमेंट पे, पॉल्यूशन के फॉर्म में। सेम मैनर में जब कोई एक पर्सन लोन लेता है बैंक से, लेकिन वो विलफुल डिफॉल्ट कर लेता है, वो लोन रीपे नहीं करता है, तो उसकी भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होती है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। कैसे होती है? बहुत सारे फ्रंट पे हम ये इसको देख सकते हैं। इमेजिन अगर एक बड़े कॉर्पोरेट ने, एग्जांपल किंगफिशर, अगर किंगफिशर ने बैंक से लोन लिया, एक ही बैंक है, उससे 10,000 करोड़ का लोन ले लिया किंगफिशर ने। किंगफिशर उस लोन को रीपे नहीं करता है, 10,000 करोड़ वो बैंक को रीपे नहीं करता है, तो बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि जिन लोगों ने बैंक में सेविंग की थी, बैंक उन सेवर्स को उनका पैसा वापस नहीं दे पाती है।
सपोज आपने 5 लाख की एफडी की होगी, मैंने 2 लाख की एफडी की है, तो अगर विजय माल्या बैंक को पैसे नहीं दे रहा है तो बैंक मुझे पैसे नहीं दे पाती, बिकॉज बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। अल्टीमेटली बैंक विजय माल्या को लोन कैसे देती है? आपसे और मुझसे जो पैसे कलेक्ट किए सेविंग के फॉर्म में, उसी को यूज करके लोन देती है। तो अगर वो माल्या लोन रिटर्न नहीं करेगा तो उसका सीधा इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो ये भी एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। आपकी और मेरी कोई गलती नहीं होने के बावजूद हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिल पाता है। ये एक तरीका है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को देखने का। दूसरा तरीका है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन विलफुल डिफॉल्ट करता है और बैंक को उसका पैसा वापस नहीं पे करता है, और इमेजिन पैसा वापस ना के पे करने से क्या होता है, एनपीए बढ़ जाता है बैंक का, नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ने से क्या होता है, बैंक के लॉसेस बढ़ते हैं। लॉसेस बढ़ने से क्या होता है, कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। कैपिटल वाइप आउट होने से क्या होता है, बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर पाती है। बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर पाती है, और बैंक जब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर पाएगी तो नई कैपिटल इन्फ्यूज करने की रिक्वायरमेंट आएगी। और वो नई कैपिटल इन्फ्यूज कौन करता है? इमेजिन अगर वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है तो नई कैपिटल इन्फ्यूज कौन करेगा? नई कैपिटल इन्फ्यूज करेगा गवर्नमेंट। जैसे एसबीआई, अगर एसबीआई में एक क्राइसिस आ जाती है तो एसबीआई में नई कैपिटल इन्फ्यूज कौन करेगा? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? आपने और मैंने जो टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास उससे पैसा आएगा। तो मतलब गवर्नमेंट हमारा टैक्स मनी यूज करती है टू रिकैपिटलाइज अ बैंक, जिस बैंक के अंदर किसी एक पर्सन ने विलफुल डिफॉल्ट कर लिया है। सो विलफुल डिफॉल्ट की वजह से मेरा पैसा गलत काम में यूज हो रहा है, यही बात होगी। तो दैट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो यहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी एक पर्सन विलफुल डिफॉल्ट कमिट करता है उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बहुत सारी हो जाती है। नॉन फूड क्रेडिट का मतलब होता है जो टोटल क्रेडिट डिसबर्स होता है ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, फूड क्रेडिट एंड नॉन फूड क्रेडिट। फूड मतलब एग्रीकल्चर को या फार्मर को जो लोन दिया हुआ है उसको हम फूड क्रेडिट में क्लासिफाई करते हैं, और बाकी लोगों को, इंडस्ट्रीज को, सर्विसेज को जो लोन मिलता है उसको हम नॉन फूड क्रेडिट कहते हैं। तो बस वही है नॉन फूड क्रेडिट। अब नीचे एक सब हेडिंग दो। हमने क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा था, जो भी मैंने लिखवाया आपको, उसमें हेडिंग था प्रो क्रोनी पॉलिसीज एंड विलफुल डिफॉल्ट, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, नीचे हेडिंग दो हाउ टू अवॉइड पॉलिसीज दैट क्राउड आउट, सॉरी आप ये लिखिए हाउ टू फ्रेम पॉलिसीज, हाउ टू फ्रेम पॉलिसीज दैट क्राउड आउट, हाउ टू फ्रेम पॉलिसीज दैट क्राउड आउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। सीधा मतलब यह है कि हम कैसे पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं कि विलफुल डिफॉल्ट के चांसेस कम हो जाए। और यहां पे आपको यहां पे इन लोगों ने एक्सप्लेन विलफुल डिफॉल्ट के कॉन्टेक्स्ट में किया है, और मैं भी अभी बार बार वो विलफुल डिफॉल्ट के बारे में ही या उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूं। बट कोई भी गलत काम जो इकोनॉमी में हो रहा है, उस गलत कामों को रोकने के लिए, या गलत काम होते क्यों है, सबसे पहले गलत काम इसलिए होते हैं कि पॉलिसीज ऐसी हैं हमारे यहां पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट करती हैं टू डू रॉन्ग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट करती है टू डू रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बार आपने क्राइम कमिट किया एंड यू हैवंट बीन पीनलाइज्ड फॉर दैट,
So that will create intrinsic motivation to commit that crime again and again. So that is intrinsic motivation. ठीक है? So we have to frame our policies in such a manner that we reduce that intrinsic motivation. क्राउड आउट का मतलब होता है रिमूव, है ना? सबसे पहला रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन असिमेट्री. सबसे पहला पॉइंट लिखिए, रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन असिमेट्री. इंफॉर्मेशन असिमेट्री. ओके, हेडिंग में फिर से रिपीट करता हूं. हेडिंग है हमारा हाउ टू फ्रेम पॉलिसीज, हाउ टू फ्रेम पॉलिसीज दैट क्राउड आउट or remove, that crowd out or remove intrinsic motivation for default, that crowd out or remove intrinsic motivation for default. इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज फ्रेम की जाए कि जिससे विलफुल डिफॉल्ट कम हो. ठीक है, तो पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन असिमेट्री. reducing information asymmetry. Now what is this information asymmetry? Information asymmetry का मतलब होता है कि जब अगर हमारे इकोनॉमी के अंदर दो बैंक है और दो बैंक के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, दैट इज इंफॉर्मेशन असिमेट्री. फॉर एग्जांपल, विजय माल्या ने ए बैंक से लोन लिया था और डिफॉल्ट किया. अगर ये बात बी बैंक को नहीं पता है तो दैट इज इंफॉर्मेशन असिमेट्री. या अगर ऐसा डेटा आरबीआई के पास नहीं है कि जहां पे उसको ये मालूम चले कि ऐसे कितने कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ लोन लिया हुआ है. ठीक है, सो अगर आरबीआई के पास लार्ज कॉर्पोरेट का डेटा नहीं है, सो दैट इज इंफॉर्मेशन असिमेट्री. आरबीआई के पास लार्ज कॉर्पोरेट का डेटा होना क्यों जरूरी है, या लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर्स का डेटा होना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर उसके पास डेटा है कि कौन सी ऐसी ऐसी कंपनी है जिसने 500 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है, तो वो उन कंपनीज को ट्रैकिंग पे डाल देगी कि उन कंपनीज की एक्टिविटी कैसी है. और उन कंपनीज की एक्टिविटी को अगर आरबीआई रियल टाइम ट्रैक कर रही है तो आरबीआई उस कंपनी को डिफॉल्ट से बचा सकती है. ठीक है, क्योंकि सी डिफॉल्ट रातों रात नहीं होता है कि भाई सपोज मैं अभी तक तो अच्छा खासा आदमी था और रात को मुझे सपना आया और मैंने सुबह अब लोन डिफॉल्ट कर दिया. नहीं, ये डिफॉल्ट जो है ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे विलफुल डिफॉल्ट अगर होने वाला है, अगर कोई कंपनी विलफुल डिफॉल्ट करने वाली है, उसका अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है. कैसे? उस कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसके अंदर कहीं पे कुछ गड़बड़ लिखी होगी कि हाँ ये कंपनी जो है वो फंड डाइवर्ट कर रही है, या उस कंपनी के मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शन बहुत हो गए, या अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस भेज रखा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इसका सीधा मतलब है कि वो घपला कर रहा है वो डायरेक्टर, एंड वो कंपनी भी आने वाले टाइम में डिफॉल्ट कर सकती है. सो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिग्नल्स पहले ही मिल जाते हैं. अगर विलफुल डिफॉल्ट आज से 1 साल बाद होने वाला है तो अभी से सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं. तो उन सिग्नल्स को कैच करना ये बहुत जरूरी है, और ये तब पॉसिबल है जब हम इंफॉर्मेशन असिमेट्री को रिमूव करेंगे या कम करेंगे. आरबीआई ने एक ऐसा ही स्टेप लिया है 2014 में. आरबीआई ने एक एंटिटी क्रिएट की है अपने अंदर जिसका नाम है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज कॉर्पोरेट. Note down this name, Central Repository of Information on Large Corporates. Information on Large Corporates. ये एंटिटी कहां पे क्रिएट हुई है? ये एंटिटी क्रिएट हुई है आरबीआई के अंदर.
अब ये एंटिटी क्या करती है, इसके नाम से मालूम चलता है कि जो लार्ज कॉर्पोरेट्स होंगे उनकी एक्टिविटीज को ये एंटिटी ट्रैक करेगी, जो लार्ज बोरोवर्स हैं। और ट्रैक करने का मेन रीजन ये है कि मैंने जो बोला वो सिग्नल्स सिग्नल्स कैच करने पड़ेंगे। The name is Central Repository of Information on Large Corporates. Central Repository of Information on Large Corporates. Next point लिखो, enhancing quality of supervision. Enhancing quality of supervision. Self explanatory point है। इट इज अ वॉच डॉग, नॉट काइंड ऑफ अ वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब होता है सेबी, आईआरडीए, आरबीआई, ये सब वॉच डॉग है। ये वॉच डॉग नहीं है, ठीक है। वॉच डॉग का मतलब क्या होता है कि वो रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना। उस एंटिटी को हम कहते हैं वॉच डॉग। तो आरबीआई, आईआरडीए, ये सब वॉच डॉग है। सेबी ये वॉच डॉग नहीं है, ये तो सिर्फ एक सब यूनिट है, अ काइंड ऑफ एन कमिटी, कि जो ट्रैक करती है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं वो लोग अपना लोन टाइम पे रीपे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड द अदर स्टफ। इनका मेन काम होता है सिग्नल्स को कैच करना। अगर कहीं पे भी ऐसा सिग्नल मिलता है कि ये डिफॉल्ट करने वाला है तो ये उसको पकड़ लेते हैं। और सिग्नल्स कैसे होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अगर सपोज मैं एक XYZ कंपनी का डायरेक्टर हूं और अगर मैंने 1,000 करोड़ का लोन एक बैंक से लिया हुआ है, अगर मुझे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस मिलता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, अगर मुझे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस मिलता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो इसका मतलब यह है कि मैंने पैसे का घपला किया है। तो वो पैसा मैंने कहीं बाहर भेज दिया है या मैंने ब्लैक का व्हाइट किया है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में मैंने जो लोन लिया है मैं उस पर डिफॉल्ट कर सकता हूं। ये उसका सिग्नल है। जैसे आपको अगर कोरोना हो गया है तो उसका सिग्नल क्या है, पहले आपको थोड़ा सा बुखार आएगा, थोड़ी सी खांसी होगी, जुकाम होगा, ठीक है ना। तो ये सारे सिग्नल्स होते हैं ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिग्नल्स को कैच करना पड़ेगा। ये सिग्नल्स को कैच कौन करेगा, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकंड पॉइंट को रिपीट करने के लिए बोला है कुछ भाइयों ने। वो सेकंड पॉइंट था हमारा एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन को हम इंप्रूव करेंगे। तो पहला चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। लेट अस मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2। सो हेडिंग दे दीजिए अपनी नोटबुक्स में, चैप्टर 2, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन एट ग्रास रूट। एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन एट ग्रास रूट्स। सो अभी बेसिकली ये अभी जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो मेन चैप्टर शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकती है उसके लिए एक अलग अलग चैप्टर्स डेडिकेटेड है, ठीक है। तो हमने जब इनिशियली अपने नोट्स लिखे तो मैंने बताया था आपको कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन क्या हो सकता है। उसमें पहला पॉइंट था एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे प्रमोट की जा सकती है, तो ये आपका अभी सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना। सी चैप्टर का नाम है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन एट ग्रास रूट्स।
सी इसमें आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, देयर इज अ क्लोज लिंकेज, देयर इज अ क्लोज लिंकेज बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीडीपी। A 10% increase in registration of new firm, a 10% increase in registration of new firm per district yields, YIELDS, yields a 1.8% increase in, a 1.8% increase in GDDP, GDDP, GDDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी पूरी कंट्री के लिए होता है, जीडीडीपी डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि अगर 10% नई फर्म्स रजिस्टर होती हैं एक साल में, तो उसका उस डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी पे असर कितना होगा? 1.8%। सो 10% न्यू फर्म्स, दैट मीन्स 1.8% इंक्रीज इन जीडीडीपी। सेकेंड पॉइंट लिखो। अब सेकेंड पॉइंट आपको यहां से आइडिया आएगा। सी इंडिया में नई फर्म्स ग्रोथ कैसे हो रही है? 2014 के बाद देखें तो नई फर्म बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, एंड इसका सोर्स क्या है? वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो लिखिए आप सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स ईओडीबी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स ईओडीबी रिपोर्ट, न्यू फर्म क्रिएशन, न्यू फर्म क्रिएशन has increased significantly after 2014. New firm creation has increased significantly after 2014. It is highest in, उसी पॉइंट के अंदर फुल स्टॉप के बाद, it is highest in service sector, it is highest in service sector, then in manufacturing, then in infrastructure, and then in agriculture. सबसे ज्यादा नई फर्म क्रिएट हो रही है सर्विसेज में, उसके बाद में नई फर्म्स क्रिएट हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बाद में एग्रीकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यू फर्म्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया। न्यू फर्म्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया, but it is more in some states than others. It is more in some states than others.
सो उसको इवन डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं देयर इज स्पाशियल हेटेरोजेनिटी। स्पाशियल हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि पूरे नेशन में फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक स्टेट में फर्म्स नई फर्म क्रिएट हो रही है या किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही नई फर्म क्रिएट हुई है बाकी में नहीं हुई है, नहीं। पूरे पैन इंडिया उनका प्रेजेंस है नई फर्म्स का। सो 2014 के बाद नई फर्म का क्रिएट होना बढ़ा है, दैट इज क्वाइट अ गुड थिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थ्री स्टेट्स, थ्री न्यूमेरिकल थ्री स्टेट्स विथ highest entrepreneurial activity, three states with highest entrepreneurial activity are Gujarat, Rajasthan and Punjab. And they are states with flexible labor laws. And they are states with flexible labor laws. Full stop. Further, comma, states with inflexible labor laws, states with inflexible labor laws have lowest entrepreneurial activity. लोवेस्ट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी का मतलब है कि नई फर्म्स कम क्रिएट हो रही है वहां पे। हैव लोवेस्ट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी सच एज वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, केरला एंड बिहार। तो यहां पे हमारा ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हमने उसमें हमारा कहने का मतलब क्या है कि ऐसे स्टेट्स कि जहां पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी ज्यादा है, वो तीन एग्जांपल गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान, ये तीनों ऐसे स्टेट हैं जहां पे फ्लेक्सिबल लेबर लॉज है। और ऐसे स्टेट्स जहां पे इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज हैं सच एज वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, केरला एंड बिहार, वहां पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी भी कम है। इसका सीधा मतलब ये है देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉस एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। अगर लेबर लॉस ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप भी ज्यादा है, लेबर लॉस कम फ्लेक्सिबल है या फ्लेक्सिबल नहीं है तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी भी कम है। सबने लिख लिया है? क्या रिपीट करना है निशिता, मुझे समझ में नहीं आया, कहां से आपका छूट गया है? हाँ, भावना ने लिखा है कि भव्या ने लिखा है कि न्यू फॉर्म्स क्रिएट वेल्थ। बिल्कुल, न्यू फॉर्म्स वेल्थ क्रिएट करती हैं। और जब मैंने बोला था कि 10% नई फॉर्म्स अगर बढ़ेगी तो 1.8% जीडीपी भी बढ़ेगी, इसका सीधा मतलब यह है कि वेल्थ क्रिएट होती है। अब फ्लेक्सिबल इन विच फॉर्म्स, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि अ बिजनेस और एन एंटरप्रेन्योर इज फ्री टू मेक चॉइसेस एज फार एज लेबर इज कंसर्न। व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस? किसको, किस लेबर को हायर करना है, किस लेबर को निकालना है, किस लेबर को कितनी सैलरी देनी है, किस लेबर को कितना बोनस देना है, पीएफ काटना है कि नहीं काटना है, कितना काटना है। तो अगर ये डिसीजंस मैनेजमेंट के हाथ में होंगे, अगर ये डिसीजंस कंपनी के हाथ में होंगे, तो हम ये कहते हैं कि वो फ्लेक्सिबल लेबर लॉ रिजीम में वो कंपनी काम करती है। अगर लीगल फ्रेमवर्क ये सब कुछ डिक्टेट करेगा कि भाई आप लेबर को बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के निकाल नहीं सकते हैं, या अगर निकालेंगे तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है,
या इतना पीएफ काटना ही काटना है, इतना बोनस देना ही देना है, तो वो इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज है। तो लेबर को लेके चॉइसेस जो है वो मैनेजमेंट के हाथ में रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल लेबर लॉज। और अगर चॉइसेस मैनेजमेंट में हाथ में नहीं है, लॉज उसको डिक्टेट करते हैं, तो वो इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज है। न्यू फर्म्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सी, न्यू फर्म्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वल अमाउंट ऑफ फर्म क्रिएट हुई है, नहीं। इसका मतलब ये है कि स्पाशियल हेट्रोजेनिटी है। देयर इज, आप ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज अ स्पाशियल हेट्रोजेनिटी इन क्रिएशन ऑफ न्यू फर्म्स। मतलब किसी एक पॉकेट में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक स्टेट में नई फर्म क्रिएट नहीं हुई है, हर जगह क्रिएट हुई। थोड़ी गुजरात में, थोड़ी राजस्थान में, थोड़ी महाराष्ट्र में, हर जगह। वो नेगेटिव साइड है, वो बात सही है। सी, डाउट्स हम लेंगे चैप्टर के एंड में लेंगे, ठीक है? तो चैप्टर एक बार खत्म हो जाए, बाद में हम सारे डाउट्स एक साथ ले लेंगे। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया है सपोज। हम डाउट्स लेंगे सबके बाद में। तो इसका क्लियर कट मीनिंग क्या है कि लेबर लॉस जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतना ही नई फर्म का फॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है? तो ये लेबर के लिए ही फायदे का सौदा है। सी, अगर नई फर्म क्रिएट होगी तो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। तो जो लोग ये मानते हैं कि लेबर लॉस को फ्लेक्सिबल बनाने से लेबर का नुकसान होगा, उनके लिए ये आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है, ठीक है? वो उनके आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा कि भाई फ्लेक्सिबल लेबर लॉस बनाएंगे तो उससे लेबर का ही फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? नई फर्म्स क्रिएट होगी। और यहां पे ये कोरिलेशन भी दिखाया है कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। सो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है। सो मेनली मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो डेटा है वो ये सजेस्ट करता है, जो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा प्रेजेंट किया हुआ है, कि फ्लेक्सिबिलिटी लेबर लॉ की जहां जहां बढ़ी है वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी भी बढ़ी है और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम भी हुआ है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। मतलब अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके लिए वहां पे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। द हेडिंग इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। फटाफट देखेंगे हम कौन कौन सी चीजें जरूरी जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फर्स्ट पॉइंट, लोकल पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। लोकल पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स such as population size, population density, etc. और यहां पे सीधा मतलब यह है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उस रीजन के अंदर मार्केट भी ज्यादा मिलेगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्प्लॉयज भी आसानी से मिल जाएंगे।
तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा अच्छे से प्रमोट हो सकती है। नेक्स्ट, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी, सी वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला रिलेशन में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज है तो लेबर लॉज की फ्लेक्सिबल अगर बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो लेबर लॉ जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उतना ही ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट। लास्ट सेंटेंस हमने लिखा है हम लोग बेसिकली क्या लिख रहे हैं, पॉइंट्स, और हमारा हेडिंग है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। ठीक है, उसके अंदर पहला पॉइंट हमने लिखा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। और मैंने ये बोला है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है पर्टिकुलर रीजन में, तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने के चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं? बिकॉज वहां पे मार्केट अच्छे से मिलेगा उस बिजनेस को, वहां पे रिसोर्सेज आसानी से मिल जाएंगे, वहां पे अच्छे क्वालिटी एम्प्लॉइज आसानी से मिल जाएंगे। तो जब इतनी सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं तो ऑब्वियसली वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा होगा। सारे डाउट मैं चैप्टर के एंड में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सेकंड पॉइंट लिखिए, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी कॉमा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन। डिजिटल लिटरेसी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन। डिजिटल लिटरेसी से क्या होता है कि अगर ऑलरेडी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या रीजन में पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल लिटरेट है, टैक्स हैवी है, तो कोई भी स्टार्टअप वगैरह आसानी से शुरू हो सकते हैं उस जगह पे। ठीक है ना? एंड यू मस्ट बी अवेयर कि फिजिकल बिजनेस सेटअप करने से ज्यादा आसान है ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना या वर्चुअल बिजनेस सेटअप करना। ठीक है ना? तो डिजिटल लिटरेसी उस तरीके से बेनिफिट करेगी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेनिफिट करेगा? अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, वहां पे पास में एयरपोर्ट भी है, वहां पे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, अगर ये सारी चीजें हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, तो वहां पे बिजनेस ज्यादा अच्छे से सेटअप होंगे। एजुकेशन, अगर वहां पे एजुकेशन अच्छा है मतलब क्वालिटी एम्प्लॉइज उस जगह पे बिजनेस को मिल जाएंगे, तो इसलिए बिजनेसेस वहां पे ज्यादा सेटअप होंगे जहां पे एजुकेशन लेवल अच्छा है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ईज ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस। ईज ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस। सिर्फ ईज ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। फाइनेंस जो है फाइनेंस जो है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रिस्क फाइनेंस और एक होता है ग्रोथ फाइनेंस।
ये ग्रोथ फाइनेंस क्या होता है, और सबसे पहले रिस्क फाइनेंस। रिस्क फाइनेंस क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस इंक्यूबेशन स्टेज में होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है कि जब वो बिजनेस बहुत नया होता है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास सिर्फ एक आइडिया है और वो बिजनेस नया नया स्टार्ट होना चाहता है, उसके लिए उसको कैपिटल चाहिए, तो उस बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, बिकॉज दैट इज जस्ट एन आइडिया, और उस बिजनेसमैन को या उस बिजनेस का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे केसेस में बैंक जो लेंडिंग करती है ऐसे बिजनेसेस को, उसको हम कहते हैं रिस्क फाइनेंस, दैट इज प्राइमरीली फॉर न्यू बिजनेसेस। लेकिन जब वही बिजनेस 4-5 साल चले जाते हैं, उस बिजनेस को 4-5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी हो जाती है, उसके पास असेट्स आ जाती है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा होना शुरू हो जाता है, तो वो बिजनेस एक नई ट्रेजेक्टरी पे जाना चाहता है। जैसे अभी उस बिजनेस का सपोज प्रेजेंस जो है वो एक स्टेट के अंदर ही है, अब वो बिजनेस अपने आप को पैन इंडिया लेकर जाना चाहता है, तो उस टाइम उसको जो फंडिंग चाहिए उसको हम कहते हैं ग्रोथ फाइनेंस। ग्रोथ फाइनेंस, ठीक है। ये ग्रोथ फाइनेंस कब आता है? 4-5 साल के बाद। हमारे यहां मतलब इंडिया में ऑब्वियसली रिस्क फाइनेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ग्रोथ फाइनेंस आसानी से मिल जाता है। तो अगर ग्रोथ फाइनेंस की बात करें तो वो इजीली अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन रिस्क फाइनेंस इजीली अवेलेबल नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, नई फर्म्स को क्रिएट करने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, रिस्क फाइनेंस की ग्रोथ फाइनेंस? सबसे पहले हमें चाहिए रिस्क फाइनेंस, ग्रोथ फाइनेंस तो बहुत बाद में आएगा, ठीक है। अगर रिस्क फाइनेंस ही नहीं मिलेगा एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो नया बिजनेस सेटअप करने में उनके लिए बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी, ठीक है। सो अगर हम ये बात करें कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, तो उसके लिए हमने वो पॉइंट लिखा है एक्सेस टू फाइनेंस। अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू फाइनेंस। और उस एक्सेस टू फाइनेंस के अंदर क्या लिखना है? फाइनेंस दो टाइप का होता है, रिस्क फाइनेंस एंड ग्रोथ फाइनेंस। रिस्क फाइनेंस एंड ग्रोथ फाइनेंस, ठीक है। और आगे लिखिए, इन इंडिया रिस्क फाइनेंस इज इजीली अवेलेबल देन ग्रोथ फाइनेंस। In India, risk finance is easily available than growth finance. सी, क्या इजी है क्या इजी नहीं है मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया में फाइनेंस कौन सा अवेलेबल है। अच्छा, तो मैंने, हाँ, अच्छा ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ लिखवाया है। ठीक, लिखना ये था, हाँ, ग्रोथ फाइनेंस इज इजीली अवेलेबल देन रिस्क फाइनेंस। ओके, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। लिखना ये था कि ग्रोथ फाइनेंस इज इजीली अवेलेबल देन रिस्क फाइनेंस। ओके, growth finance is easily available than risk finance, and that is why it disproportionately affect small and micro firms. It disproportionately affect small and micro firms. सी, जो स्मॉल एंड माइक्रो फर्म्स होती है उनको मेनली क्या चाहिए होता है? रिस्क फाइनेंस, ठीक है। और फर्म एक बार बड़ी हो जाती है तो उसको क्या चाहिए होता है? ग्रोथ फाइनेंस। तो जब रिस्क फाइनेंस इजीली अवेलेबल नहीं है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेटली किसको अफेक्ट करता है? स्मॉल एंड माइक्रो फर्म्स, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। ठीक, कुछ लोग अपना हाथ उठा रहे हैं, शायद उनको डाउट है
अपने डाउट को बचा के रखिए, विल टेक इट आफ्टर द चैप्टर, ठीक है। और ये चैप्टर छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हम लोग क्या पॉइंट्स लिख रहे हैं, किसके बारे में पॉइंट लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं पॉइंट्स अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है, अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जीडी सोलंकी ने पूछा है, वन टाइम रिकॉल अगेन लास्ट टॉपिक। टॉपिक हमारा है ये वाला, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ओके, और इस टॉपिक में हमारा हमने अभी पॉइंट लिखा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग, सी अगर किसी का मिस हो जाता है बीच में तो आप उस उतना ब्लैंक रख दीजिए, हम बाद में चैप्टर के एंड में मैं आपको बता दूंगा क्या लिखा था हमने, ठीक है। ओके, ये वाला पॉइंट लिखा हमने, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, कॉमा, कंपटीशन एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। सी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी काफी इंपॉर्टेंट है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब रेगुलेशन कैसे हो रहा है बिजनेसेस का, उसमें सबसे पहली चीज है एंट्री एंड एग्जिट, कि क्या आसानी से बिजनेसमैन एंट्री ले सकते हैं और क्या आसानी से बिजनेसमैन उस बिजनेस से एग्जिट हो सकते हैं। एग्जिट का मतलब है कि दुकान बंद करके क्या वो फ्री हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो एंट्री भी आसान होनी चाहिए, एग्जिट भी आसान होनी चाहिए, है ना, ठीक है। सो एंट्री एंड एग्जिट मैंने आपको पहले भी बताया है अपने सेशंस में, अलग अलग सेशंस में, कि 1991 से पहले क्या था इंडिया में, एंट्री एंड एग्जिट बोथ वर डिफिकल्ट। 91 के बाद क्या हुआ, एंट्री इजी हो गई बट एग्जिट वाज डिफिकल्ट। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने आईबीसी पास किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आने के बाद एंट्री भी इजी हो गई है और एग्जिट भी इजी हो गई है, ठीक है। सो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं एज फार एज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज कंसर्न। उसके बाद में हमने लिखा कंपटीशन, कि कंपटीशन कैसा है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, जो लॉज है उनको कंप्लायंस करने के लिए लॉ कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कैसी है, कंप्लायंस जितने कम होंगे उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो कंप्लायंस कम, एंटरप्रेन्योरशिप उस जगह पे ज्यादा रहेगी। ओके, और हमने एजुकेशन का तो लिख ही लिया है पॉइंट, कि एजुकेशन ज्यादा होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप भी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा होगी उस जगह पे किसी डिस्ट्रिक्ट में तो एंटरप्रेन्योरशिप भी ज्यादा होगी। ये सब बातें हम कर चुके हैं। हाँ, अब ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी यहीं पे खत्म होता है। आप अब एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अलग से, contribution of entrepreneurial activity to GDP is strongest for manufacturing and service sectors. Contribution of entrepreneurial activity to GDP is strongest for manufacturing and service sectors. मतलब अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करेंगे तो उसका इफेक्ट
जो जीडीपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पे होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की एंटरप्रेन्योरशिप के केस में इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होगी तो भी जीडीपी पे इंपैक्ट होगा, बट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के केस में ज्यादा होगा। दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड किस सेंस में? वे फॉरवर्ड इन द सेंस ऑफ कि आने वाला टाइम जो होगा उसके अंदर अगर गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी है तो क्या क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। दैट इज वे फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। सबसे पहला पॉइंट है implementation of measures to increase literacy. Implementation of measures to increase literacy. Along with privatization of educational institutions. Along with privatization of educational institutions. For example, privatization of engineering colleges led to growth in India's exports. Privatization of engineering colleges led to growth of India's software exports. ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिसी मेजर जो सजेस्ट करने हैं हमें आने वाले टाइम के लिए, तो उन्हें पहला मेजर हम सजेस्ट कर रहे हैं कि लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए जो भी बन पड़ता है वो करना चाहिए गवर्नमेंट को, अलॉन्ग विथ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो इंस्टीट्यूशंस आज गवर्नमेंट मैनेज कर रही है उसको प्राइवेट को हैंड ओवर कर देना चाहिए। इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस अराउंड द टाइम ऑफ 1995, 2000, 2005, ये जो 10-15 साल का पीरियड है, इस पीरियड में बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो गवर्नमेंट मैनेज करती थी उसको प्राइवेटाइज किया गया, और उसकी वजह से इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफी अच्छे निकल के आए, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। तो ये लोग ये मान रहे हैं कि अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज करेंगे तो उसका फायदा हमें आने वाले टाइम पे होगा। ठीक है, सो क्या लिखा हमने? along with privatization of educational institutions, for example, privatization of engineering colleges led to growth in India's software exports. Second point लिखो, better connectivity of villages. Better connectivity of villages. Better connectivity of villages. Third point, policies that foster ease of doing business and flexible labor regulation. Policies that foster ease of doing business and flexible labor regulation, especially in manufacturing sector. Especially in manufacturing sector.